बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम साइको एनालिसिस की थ्योरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो को भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एक शक्ल है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। लिटरेचर इंटरप्रिटेशन में साइको एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स का यूज़ करती है। साइको एनालिसिस जो है वो बजाते खुद एक थेरेपी की फॉर्म है, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद है माइंड में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एलिमेंट्स के इंटरेक्शन की छानबीन करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, और इसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करते हैं। ऐसा करने का क्लासिक मेथड ये है कि पेशेंट को आज़ादाना तौर पर बात करने का मौका दे दिया जाता है ताकि वो पेशेंट अपने दिल की हर बात कर सके। इस तरह के रिप्रेस्ड फियर्स यानी कि दबे हुए जो खौफ हैं, जो उसके दिमाग के अंदर बहुत टाइम से दफन हो चुके हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे तनाज़ात जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसके माइंड के अंदर, उन सब चीज़ों को निकालने के लिए पेशेंट को इस चीज़ का मौका फ्राहम किया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ बात करे, जो भी उसके अंदर है उन सब चीज़ों को निकाल सके। इसका मकसद ये है कि वो फेयर्स लाए जाएं खुलकर अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारे जो रिप्रेस्ड फियर्स हैं, उनको जो वहाँ पे दफन पड़े हुए हैं, उनको निकाल कर कॉन्शियस माइंड के अंदर लाया जाए। दिस प्रैक्टिस इज बेस्ड अपन द स्पेसिफिक थ्योरीज ऑफ हाउ द माइंड, द इंस्टिंक्ट्स एंड सेक्सुअलिटी वर्क्स। मतलब ये कि ये प्रैक्टिस स्पेसिफिक थ्योरीज पर बेस्ड है कि माइंड, इंस्टिंक्ट्स और सेक्सुअलिटी वर्क करती है। और इस थ्योरी को डेवलप करने वाले थे ऑस्ट्रियन सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड थे, उनको इस थ्योरी का डेवलपर या फाउंडर भी कंसिडर किया जाता है। फ्रॉइड का जो सारा काम है वो डिपेंड करता है अनकॉन्शियस पर, जो कॉन्शियसनेस से जरा हटकर है, जो इसके बावजूद हमारे एक्शंस, हमारे अफ़ाल, हमारे अमाल पर गहरा असर डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्शियस क्या है और अनकॉन्शियस क्या है, और इस बात को माइंड में रखिएगा कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस कोई आपके दिमाग का कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है जो फ्रॉइड ने दिया था। उनका कहना था कि जो अनकॉन्शियस है उसको शऊर नहीं है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? लाशऊर होना, यानी कि किसी चीज़ का उसको शऊर नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, या सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, इन सब चीज़ों का उसको कुछ नहीं पता। उसने बस अपनी डिज़ायर्स को पूरा करवाना है, जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो उनको मनवाना चाहता है, ठीक है। और जो कॉन्शियस है वो क्या है? वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है और वो सोसाइटी के नॉर्म्स को समझता है, कल्चर्स को समझता है और रिलीजियस वैल्यूज़ को समझता है। वो हर चीज़ को समझता है और फिर जाके फैसला करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लिंक्ड विद दिस इज द आइडिया ऑफ रिप्रेशन, विच इज़ द फॉरगेटिंग और इग्नोरिंग ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनएडमिटेड डिजायर्स और ट्रॉमेटिक पास्ट इवेंट्स, so that they are forced out of conscious awareness and into the realm of the consciousness। अब क्या समझे आप इससे? मतलब ये है कि ये लिंक्ड है किससे है? आइडिया ऑफ रिप्रेशन से। रिप्रेशन के तस्वुर के साथ जुड़ा हुआ है ये, जो अनरिजॉल्व्ड यानी कि हल ना होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, अनएडमिटेड डिजायर्स मतलब गैर तस्लीम शुदा डिजायर्स, ऐसे डिजायर्स जिनको पूरा करना हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा इन्फ्लुएंस डाल सकता है, जिनको सोशल वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ऐसे डिज़ायर्स, अनएडमिटेड डिज़ायर्स, ऐसे डिज़ायर्स जिनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। या फिर माजी के यानी कि पास्ट के जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं उनको भूलना या नज़रअंदाज करना, ताकि वो कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर होकर अनकॉन्शियस के दायरे में चले जाए। अ सिमिलर प्रोसेस इज दैट ऑफ द सब्लिमेशन। बिल्कुल इसी तरह का एक अमल है सब्लिमेशन का भी, जिसके थ्रू रिप्रेस्ड मटेरियल को किसी अजीम चीज़ में तरक्की दी जाती है या उसे अजीम के तौर पर एक भेस पहना दिया जाता है, उसका भेस बदल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सेक्सुअल डिज़ायर्स को इंटेंस रिलीजियस एक्सपीरियंसेस की ख्वाहिशात की शक्ल में सब्लिमेटेड एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। बाद में अपने करियर में फ्रॉइड ने साइकी का मॉडल 2 हिस्सों की बजाय बल्कि 3 हिस्सों के अंदर तजवीज़ किया। पहले उन्होंने बताया था ना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का, अब उन्होंने इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन से हैं? इड, ईगो और सुपर ईगो।
ईड, ईगो और सुपर ईगो की टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया है और उनका कहना था कि पर्सनैलिटी के 3 लेवल्स होते हैं, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस। ईड क्या है? ईड मजमुआ है अनकोऑर्डिनेटेड इंस्टिंक्चुअल ट्रेंड्स का। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो प्लेज क्रिटिकल एंड मोरलाइजिंग रोल। सुपर ईगो अहम और इखलाकी किरदार अदा करती है। और ईगो जो है, ईगो एक ऑर्गेनाइज्ड रियलिस्टिक हिस्सा है जो ईड की ख्वाहिशात और सुपर ईगो की डिमांड्स के दरमियान बैलेंस को मेंटेन करता है। सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट 4 से 5 साल तक होती रहती है। इसी दौरान बच्चा डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और बहुत कुछ सीख रहा होता है अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली से। वो बहुत कुछ तब्दीलियां ला रहा होता है अपने अंदर। कुछ उसके इंटरनल चेंजेस होते हैं जो उसके अंदर हो रहे होते हैं। जैसा कि फ्रॉइड ने अपने स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ साइकी में समराइज और डिफाइन किया है, और फ्रॉइड ने इन 3 टर्म्स को डेवलप किया। बेसिक स्ट्रक्चर और मेंटल लाइफ के वेरियस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, और यही तीनों टर्म्स बताई, ईड, ईगो और सुपर ईगो। और उनका कहना था कि ईड, ईगो और सुपर ईगो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो यही वजह बनती है ह्यूमन बिहेवियर में डिस्टर्बेंस की। ठीक है, इन तीनों की कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये जस्ट वर्क करते हैं, फंक्शंस हैं या सिस्टम्स हम कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन, हम इनको डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है। व्हाट इज ईड? ईड क्या करता है? ईड कहता है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, मुझे फौरी तौर पे रिजल्ट्स चाहिए। ईड ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करता, उसको थिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक ज़िद्दी बच्चे की मानिंद है। जैसे एक बच्चा होता है तो वो अपनी कोई मर्जी को शो करता है ना, वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चाहता है कि मुझे फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, वो फौरी तौर पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहता है। तो ईड का भी यही काम है। ईड क्या करता है? ईड कहता है कि मुझे फौरी तौर पे मेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह अच्छा बुरा, सही या गलत कुछ भी समझता नहीं है। यूं समझे कि ये एक बच्चे की मानद ही है जो बगैर सोचे समझे कोई भी डिमांड कर लेता है और फौरी तौर पर उसको पूरा भी करवाना चाहता है। मतलब अगर एक बच्चा है जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो उसको इसके इंजाम की कोई खबर नहीं, उसको नहीं पता। उसका दिल चाहा, किसी की चीज़ अच्छी लगी उसको, तो उसने फौरी तौर पे उसको चुरा लिया, और उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस तरह करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा या इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मतलब कि मेरे सोसाइटी में इसके बाद मेरी पर्सनैलिटी पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा इसका, मतलब जो कुछ मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। उसको इस चीज़ का नहीं पता। उसने वो करना है जो उसके अपने दिल की ख्वाहिश होगी, जो उसकी अपनी ख्वाहिश होगी वो उसी को पूरा करेगा, इसके इंजाम को सोचे बगैर। मतलब कि ईड की जो भी डिज़ायर्स हैं वो क्या करता है, वो चाहता है कि मेरा फौरी तौर पे पूरी हो जाए, मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। उसको इंतज़ार करना पसंद ही नहीं है, वो इंतज़ार करता ही नहीं है किसी भी बात पर, और चाहे उसके रिजल्ट्स जो भी हों, उसको उसके रिजल्ट की फिक्र नहीं है। उसको फौरी तौर पे एक प्लेयर चाहिए, उसको फौरी तौर पे वो चाहता है कि वो अपने आप को खुश रखे। और जो ईड है ये विरासत से भी मिल सकता है, यानी इसका वजूद जो है हमें पेरेंट्स के बिहेवियर से भी मिल सकता है। ईड जो है, ईड एक नया दुनिया में आने वाला बच्चा जो है उसके अंदर भी हो सकती है। ईड इंटरनली होती है, एक्सटर्नल नहीं होती। ये हमेशा पर्सनैलिटी में प्रेजेंट रहती है। इसको कम तो किया जा सकता है, मगर इसको टोटली तौर पर इसका वजूद ख़त्म नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर इसका इन्फ्लुएंस रहता है। ईड को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, या मेरी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे ये सब करने से। उसको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। उसका जो दिल में आता है वो करता है अपनी मर्ज़ी को। वक्ती तौर पे उसको प्लेयर चाहिए, उसको ये चीज़ नहीं है कि उसने उसका क्या इंजाम होने वाला है, ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचता। ऐसी कोई भी सोच उस पर असरअंदाज नहीं करती, क्योंकि वो एक ज़िद्दी बच्चे की मानद है जो अपनी डिमांड को मनवाना चाहता है। उसको किसी बात की भी कोई खबर नहीं है। और यही है एक अनकॉन्शियस पार्ट जो बताया था ना मैंने आपको कि अनकॉन्शियस पार्ट होता है जिसको समझ नहीं होती, जिसको शऊर नहीं होता। तो ईड भी एक अनकॉन्शियस पार्ट है जिसको किसी भी बात का शऊर नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। ईड एक साइकिक होती है जिसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से खुराक की सूरत में एनर्जी लेती है
और इस एनर्जी को मुख्तलिफ कामों पर खर्च करती है। मिसाल के तौर पे अगर भूख लग जाती है तो भूख लगने पर जाहिर सी बात है खाने की ज़रूरत पेश आएगी। अब खाने की ज़रूरत को वो कैसे पूरा करेगा, उसने नहीं सोचना कि उसका सोसाइटी में क्या इमेज होगा, वो इस चीज़ को नहीं सोचेगा और वो फौरी तौर पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चाहे उसको किसी से छीन कर खाना पड़े वो खा लेगा। या फिर कोई भी फिजिकल डिज़ायर भी हो सकती है। और सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी वो फौरी तौर पे पूरा करना चाहता है, लेकिन जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो एनर्जी जो है वो किसी इंस्टिंक्चुअल इमेज बनाने में सर्फ हो जाती है। इसका मकसद ये है कि किसी किस्म की तनाव को वो ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। इसका जो रिज़ल्ट है वो चाहता था, वो कौन सा रिज़ल्ट है, वो है रिलैक्सेशन, मतलब कि वो खुद को पुरसकून महसूस कराना चाहता है, इसलिए वो अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा करवाता है। ये दोनों सूरतों में ऑब्जेक्ट चॉइस या ऑब्जेक्ट कैथार्सिस कहलाती हैं। ईड की तमाम तर जो एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट कैथार्सिस एनर्जी में वेस्ट हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट कैथार्सिस जो है इसमें एनर्जी सर्फ होती है तो ये एनर्जी आसानी के साथ एक से दूसरे पर मुंतकिल भी हो जाती है। एनर्जी की इस मुंतकिली को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मसलन अगर बच्चे को खुराक दस्तयाब नहीं होती तो उसमें किसी ग़िज़ाई अंसर की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, वो अंगूठा चूसने लगता है। अपना अंगूठा चूसेगा और उसे लगेगा कि जैसे ये उसका मुतबादिल है कि जो वो फीड करता है, जो वो दूध पीता है वो ऐसा महसूस करेगा कि जैसे ये उसके मुतबादिल जो है, या फिर उससे मुशाबहत रखने वाली चीज़ों से वो खुद को सुकून देना पसंद करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मसलन अगर बच्चे को खुराक दस्तयाब नहीं होती तो उसमें जिस ग़िज़ाई अंसर की कमी होती है तो वो उसको पूरा करने के लिए क्या करता है, वो अंगूठा चूसने लगता है या कोई और शय चबाने लगता है जो उसके खाने से मुशाबहत रखती हो, मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखना शुरू कर देता है और उनसे वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करता है। अगर ऑब्जेक्ट्स में मुशाबहत हो यानी कि वो सिमिलर हों या फिर किसी हद तक वो एक दूसरे से मिलती जुलती हों तो उनको ईड के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर या मुतरादिफ करार दिया जाएगा। बच्चे के लिए दूध की बोतल और चूसनी जो है वो एक ही जैसी होती है। दूध की बोतल और चूसनी जो है वो एक जैसी होती है क्योंकि दोनों को वो हाथ में पकड़कर मुंह तक ले जा सकता है। क्योंकि जो है ईड के बारे में ये कहा जाता है कि ईड को तमीज़ नहीं होती, ईड को शऊर नहीं होता, ये अनकॉन्शियस होती है कि इसको बिल्कुल भी शऊर नहीं है, किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं है, मतलब कि उसको मुशाबहत रखने वाली। अब देखें तो अब जो अंगूठा है, क्या अंगूठे से कोई दूध थोड़ी आ रहा होता है, लेकिन वो क्या महसूस कर रहा होता है, वो जस्ट अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, वो सेटिस्फेक्शन चाहता है ना, तो वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, वो अंगूठा चूसने लग जाता है। उसको किसी बात का शऊर नहीं होता, ईद तमीज़ करने की अहलियत से महरूम होती है, इसलिए वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मुतबादल ढूंढती रहती है। मतलब कि सिमिलर चीज़ों पर वो फोकस करती है कि ये एक जैसी हैं तो बस ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं। ईड की नौयत से अशनाई की डिसऑर्डर्ड फॉर्म पैदा होती है जिसे फ्रॉइड कहते हैं प्रेडिकेट थिंकिंग। अब जो प्रेडिकेट थिंकिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो हकीकत में नहीं करता तो उसे वो ख्वाब के अंदर एक्सपीरियंस कर लेता है। हकीकत में वो नहीं कर पा रहा उसको किसी भी वजह से, तो वो उसको ख्वाब के अंदर एक्सपीरियंस करेगा। और प्रेडिकेट थिंकिंग जागने के दौरान भी हो सकता है, जिससे क्या होता है, डिप्रेशन होता है और तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि इंसान इस कंडीशन के अंदर चीज़ों के दरमियान फ़र्क और तमीज़ करना भूल जाता है। ईद का काम था बस जिद लगाना। ईद क्या करता था, जिद लगाता था, बातें मनवाता था, वो चाहता था कि जो मैंने चाहना है ना वही करें, जो मुझे पसंद है, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में। तो वो अपनी डिज़ायर्स को इस तरह से पूरा करवाता था। तो अब हम देख रहे हैं ईगो को कि ईगो क्या करता है। लेकिन जो ईगो है ना उसमें किसी हद तक शऊर है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, अच्छे और बुरे की तमीज़ है। अच्छे और बुरे का वो हमेशा से वो ऐसा काम करेगा जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, हर लिहाज से ठीक होगा। रिलीजन को, कल्चर वैल्यूज़ को और सोसाइटी के नॉर्म्स को, पसंद नापसंद को देखेगा, उसको मद्देनज़र रखेगा, फिर वो कोई फैसला करेगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये किसी हद तक ईद की बात मानता भी है, मगर ये क्या कर चाहता है कि ख्वाहिश भी पूरी हो जाए मगर सही तरीके से हो, कोई गलत तरीका ना इस्तेमाल किया जाए। एटिकेट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है ये। मिसाल के तौर पर अगर आपको भूख लगी है तो आप कुछ खाना चाहते हैं, अब ईद होता है, ईद ने क्या कहना है कि हाँ जी मुझे तो खाना चाहिए, मैं चाहे किसी से छीन कर खा लूँ, कुछ भी करके ना, मतलब मुझे किसी गलत तरीके से भी मिले ना, मैंने बस खाना खुद को सेटिस्फेक्शन देनी है, रिलैक्सेशन देनी है।
लेकिन ईगो जो है उसको समझ आ रही है, उसको शऊर है, ठीक है। वो क्या करेगा, आप जब कुछ खाना चाहते हैं तो अगर आपके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है तो वो कभी भी खाने से मुशाबत रखने वाली चीज़ को खाने के लिए मजबूर नहीं करेगा आपको। जब आपको खाने का दिल करता है तो दिमाग में एक इमेज बनता है। ऐसा होता है ना कि जब आप कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज होता है, आपको पता होता है कि खाने की ये शक्ल होती है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर उसी रियलिस्टिक चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है जो खाने के आन मुताबिक हो। ये ना हो कि शक्ल एक जैसी हो, उसका टेस्ट अलग हो, ये चीज़ नहीं। वो उस रियलिस्टिक चीज़ को ढूंढने लग जाएगा। अगर उसको ऐसी चीज़ नहीं मिलती तो वो इंसान भूखा मर जाएगा, फाके में मर जाएगा, मगर वो कुछ भी उसके मुतबादल नहीं खाएगा। वो हमेशा रियलिस्टिक थिंग को ही ढूंढेगा और यही वो ईद की हर वक्त इस्लाह करता रहेगा और इस्लाह का ये अमल जो है वो जारी रहता है और इसी तरह इल्म हुनर में तरक्की भी होती रहती। अब जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो कहाँ से आती है? अब सुपर ईगो का काम क्या है? सुपर ईगो है, सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो क्या करती है? इसको सजा का खौफ और जजा की तलब होती है। मतलब ये वो काम करना चाहता है, ये मुकम्मल तौर पे एक कॉन्शियसनेस रखता है, मुकम्मल तौर पे एक शऊर रखता है, एक तमीज़ रखता है। और ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखता है? एक तो ये अपने माँ बाप के रवैये से सीखता है, उनके बिहेवियर से सीखता है, और दूसरी चीज़ ये अपनी सोसाइटी से सीखता है, आसपास के लोगों से सीखता है। मतलब कि जब बच्चा स्कूल जाने की उम्र को पहुंचता है तो उसको रूल्स सिखाए जाते हैं, उसको मैनर्स सिखाए जाते हैं, उसको कल्चरल वैल्यूज सिखाई जाती है, उसको रिलीजियस वैल्यूज सिखाई जाती है, उसको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसको अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाता है, उसको तमीज़ सिखाई जाती है कि ये सही है और ये गलत है। और जब ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाती हैं तो फिर वो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है, वो सोच समझ कर काम करता है, जो भी उसने करना होता है वो चीज़ें वो सोच कर करता है। वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा भी करता है, लेकिन उसको सही तरीके से करता है, ऐसे तरीके से करता है जिस तरीके के साथ उसकी पर्सनैलिटी पर भी कोई असर ना पड़े, उसकी इज्जत भी उसी तरह बरकरार रहे और उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। और उसको शऊर होता है हर चीज़ का, अच्छे का बुरे का, हर चीज़ का उसको शऊर होता है। ईगो के कंस्ट्रक्शन में उसूल, हकीकत और सुपर ईगो में वालिदैन की तरबियत बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। मतलब कि पेरेंट्स की जो तरबियत होती है या उसके जो टीचर्स हैं, अब देखें जब हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि घर जाना है, सलाम करना है, आपने जाते हुए आपने अल्लाह हाफिज़ करना है या गुड बाय करना है। मतलब ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। उनको खाना खाने के लिए उनको एक तरीका बताया जाता है कि आपने दाएं हाथ से खाना है, बाएं हाथ से नहीं खाना, ये गलत हरकत है। मतलब हर चीज़ के बारे में उसको ट्रेन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। उसको झूठ बोलने से मना किया जाता है, उसको सच बोलने पर आमादा किया जाता है, उसको बताया जाता है कि झूठ बोलने के क्या नुकसानात हैं। अब जो सुपर ईगो है वो हर चीज़ को समझने लग जाती है, वो अपनी इंसल्ट को भी फील करती है। मतलब उसकी इंसल्ट हो गई, अब जो ईद थी ना, ईद का काम ये था, उसकी इंसल्ट हो रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। लेकिन जो सुपर ईगो है इसको अपनी इंसल्ट से फ़र्क पड़ता है, इसको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि मेरी किसी भी बात से इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक इज्जत नफ्स होता है, ठीक है, इज्जत नफ्स पैदा हो जाता है सुपर ईगो से कि उसको वो सब करना है जो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करें, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है इतनी पसंदीदा हो जाए कि लोग उसको पसंद करें। ये जो चीज़ है ना, ये उसके दिमाग के अंदर आती है। एक तरह से हम सुपर ईगो को ज़मीर भी कह सकते हैं, जो सही और गलत का फैसला करके आपको बताता रहता है, आपको आईना दिखाता है। आपके अंदर का एक अच्छा इंसान जो है उसको सुपर ईगो ही हम कह सकते हैं। आपके अंदर एक अच्छा इंसान जो आपको हर चीज़ के बारे में सोच विचार करने का बोलेगा। मतलब कि आपने कोई भी, आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है, कोई भी आपकी ऐसी ख्वाहिश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसको वो सोचेगा, 100 बार सोचेगा, उसको बार बार सोच के वो इस फैसले पे पहुंचेगा कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये क्या सही होगा या गलत होगा, ये चीज़ वो सोचता है, समझता है और फिर करता है वो। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? वालिदैन के बिहेवियर से मिलती हैं, ये हमारी सोसाइटी से मिलती हैं, हमें आसपास के लोगों से मिलती है, उस कम्युनिटी से मिलती है जहाँ पर आप रहते हैं, किन लोगों के अंदर आप रहते हैं, ठीक है। तो इंसान मैनर्स सीखता है, उसूल कवायद सीखता है, कानून सीखता है, सब चीज़ों को सीखता है। और ये था सुपर ईगो। अब आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। और
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।